Hello student, so this is basically revision lecture of electricity. So क्लास 10th का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसका हम रिवीजन करेंगे बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की जाए तो कोई भी मटेरियल है जो बेसिकली एटम से बना है। अब एटम्स में बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये बेसिकली चार्जेस होते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन है ये है निगेटिवली चार्ज और जो प्रोटॉन है वो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल by which it shows electrical effect। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय विच इट शोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज में दो चीजें आती हैं, वन इज इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और जो कूलाम होता है दिस इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, अब चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात की जाए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कोई भी चार्ज बियर करता है। तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो पहला तो है कि जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं जैसे प्लस और प्लस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एट सेम वे माइनस और माइनस चार्ज भी क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वहीं अगर अपोजिट नेचर के चार्ज की बात की जाए प्लस या माइनस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज हो गई कि सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल द अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी चीज क्या होती है? कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें चार्ज क्या होगा? कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है? चार्ज कंजर्व है, यानी कि चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि टोटल चार्ज अगर किसी बॉडी में है तो वो होगा n टाइम्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो प्लस या माइनस। और यहाँ पे जो n होता है n इज द इंटीजर। ओके, सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा, बेसिकली इलेक्ट्रिक जो करंट होता है दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं हम? फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है एमीटर, और इसको मेज़र करते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में हमें मेज़र करना है तो हम एमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम इसको मेज़र करते हैं। ओके, और बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर बात की जाए तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे रेट भी लगा लीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी। Q क्या होता है? Q को हम NE लिख सकते हैं, तो दिस इज IT। तो यहाँ से N आपका आ जाएगा IT डिवाइड बाई E। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ओके, अब अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या होता है? कोई भी चार्ज क्या होता है? एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए उसको वर्क करना पड़ता है, और वही भी वर्क जो होता है उसी चार्ज से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है? पोटेंशियल मिल जाता है। सो पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
तो पोटेंशियल की बात करें तो वर्क डन का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलाम, और जूल पर कूलाम को हम क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। ओके, सो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी सर्किट में होता है तो क्या होता है, उसमें चार्ज क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही किसी सर्किट में चार्ज का फ्लो होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, तो उसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, ये वोल्ट मीटर क्या होता है, हम इसको पैरेलल लगाते हैं क्योंकि एक हाई रेजिस्टेंस वायर होता है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वायर है इसलिए हम इसको पैरेलल लगाते हैं। और जो अमीटर होता है, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस वायर है और इससे हम क्या करते हैं, करंट का मेजरमेंट करते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा, चार्ज पढ़ा, करंट पढ़ा और पोटेंशियल पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, जो ओम्स लॉ होता है तो वो ये कहता है कि कोई भी सर्किट है उसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये है हमारा ओम्स लॉ। तो यहाँ से V इज इक्वल टू आर आई, यहाँ से जो R हो जाएगा दैट इज V बाई आई, और यहाँ पे जो R है दैट इज अ रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये है रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, और इसको एसआई यूनिट है जो इसका है ओम, क्योंकि ओम साहब ने ओम लॉ दिया था वहां से रेजिस्टेंस आया, तो इसलिए रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है दैट इज द ओम। ओके, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सर्किट जो वायर है उसकी किस पे, लेंथ पे। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि अगर आपका ये वायर है और ये इसकी लेंथ है और ये इसका यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके थ्रू करंट क्या करेगा, इंटर करेगा। ठीक है, तो इसके थ्रू करंट यहाँ से इंटर करेगा और ये आगे जाएगा और यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस है इस लेंथ ऑफ कंडक्टर के प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों रिजल्ट्स को हम कंबाइन करें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और यहाँ से इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ओके, यहाँ पे जो रो है ये एक नया टर्म आ गया आपके सामने, और इसे बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो यहाँ से रो को अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आर ए बाई एल हो जाएगा। रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम से, एरिया मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, तो 1 मीटर इज कैंसिल बाई 1 मीटर, सो ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये आपको याद रखना है, ओम मीटर इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना तो वो लेंथ पे डिपेंड करेगी ना तो एरिया पे। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम रेजिस्टेंस को करेंगे कंबाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन की बात करें तो रेजिस्टेंस को दो तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कि एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, दूसरे को तीसरे से जोड़ दिया, तो ऐसे हो गया, ये हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो यहाँ पे दो पॉइंट है ए और बी। ए और बी के बीच में अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो आर नेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर यहीं पे तीन रेजिस्टेंस हम पैरेलल जोड़ दें, यानी कि एक पॉइंट से ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया, उसी पॉइंट से दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ दिया, उसी पॉइंट से तीसरा रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो यहाँ पे आपके दो पॉइंट है ए और बी, और ए और बी के बीच में तीन रेजिस्टेंस लगे हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस कंडीशन पे अगर आप ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
बट सिंपल कैलकुलेशन में अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2, और अगर इसको नेट रेजिस्टेंस आप इसका फाइंड आउट करना चाहते हो तो आर नेट का फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, जिसमें हमारे दो कॉम्बिनेशन है, वन सीरीज वन इज पैरेलल। फॉर्मूला सीरीज का ये है और पैरेलल का फॉर्मूला ये है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा एनर्जी। और एनर्जी किसकी वजह से, हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से एनर्जी आती है किसी भी सर्किट में। तो हीट का जो होता है H इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, H इज प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली I स्क्वायर, और इस तीनों को रिजल्ट को कंबाइन करते हैं तो I स्क्वायर RT हमारा रिजल्ट आता है, यानी कि करंट के भी प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है और टाइम के प्रोपोर्शनल है। ये हमारा हीट प्रोड्यूस इन एनी सर्किट में फॉर्मूला है I स्क्वायर RT, ठीक है। इस फार्मूले को आप थोड़ा सा कन्वर्ट भी कर सकते हो पोटेंशियल के फॉर्म में। तो H इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे आपने I स्क्वायर RT है, यहाँ पे R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया I स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइड बाई R इंटू टी। तो यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई आर की जगह पे आप V रख दोगे तो यहाँ से V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो ये भी हीट का दूसरा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तीसरे फॉर्मूला की बात करें तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आपको मालूम है आई और R, ये बेसिकली आई स्क्वायर का मतलब होता है आई इंटू आई, और ये R ये T। तो यहाँ पे आई आर को क्या लिख सकते हो, V लिख सकते हो। तो यहाँ से जो फॉर्मूला मिलेगा वो VI T। तो आपके पास तीन फॉर्मूले हैं हीट के, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दूसरा फॉर्मूला है V स्क्वायर R इंटू टी, तीसरा फॉर्मूला है VI T। अब अगर मुझे पावर निकालना है तो पावर क्या होता है, बेसिकली रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी कि H/T। अब इन तीनों फॉर्मूले में अगर टाइम से डिवाइड कर दो तो पहला फॉर्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर, दूसरा आ जाएगा V स्क्वायर बाई R, तीसरा आ जाएगा V इंटू आई। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ से हम पावर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है आपके टर्म एग्जाम में, और एक क्वेश्चन आपके आने की संभावना है रेजिस्टेंस से, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। तो आप इन दोनों टॉपिक को जरूर से बहुत अच्छे से पढ़ें और साथ में इससे रिलेटेड NCERT न्यूमेरिकल सॉल्व करें। आपको दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, एक तो एग्जाम्पल वाले भी और एक्सरसाइज वाले भी, दोनों टाइप के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।